हेलो एंड आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल। तो हमने इसके पहले थोड़ी देर पहले अभी हमने पढ़ा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। तो मुझे कई लोगों ने कहा था कि सर बीसीएमपी के नोट्स डालिए, तो मेरे इस वीडियो और इससे पहले वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पीडीएफ नोट्स की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो बीसीएमपी के। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टरिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके जो स्टेप्स है वो कैसे रहेगा बेटा, कभी भी प्रोसेस ऑफ प्लास्टरिंग के लिए आपके पास सबसे पहले एक वॉल होनी चाहिए। बिना वॉल के कभी भी प्लास्टरिंग नहीं होगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपके पास एक वॉल होना, और वॉल के ऊपर आप क्या करोगे, वॉल के ऊपर आप करोगे बेटा सरफेस प्रिपरेशन। अब सरफेस प्रिपरेशन में क्या रहेगा बेटा, सरफेस प्रिपरेशन में आती है बहुत सारी चीजें। जैसे फर्स्ट आता है कि आपके सरफेस को पूरी तरीके से प्रॉपर क्लीन किया जाए। क्लीन करने का मतलब क्या है, क्लीन इस तरह से किया जाए कि जैसे वहां पे कोई भी अनवांटेड चीजें हैं। जैसे कई बार क्या होता है, जब आप ब्रिक वॉल बनाते हो तो वहां पे आप बहुत सारा पानी पिलाते हो अपनी वॉल को, मींस ब्रिक्स को आप पानी मारते हो, क्यूरिंग करते हो। तो क्यूरिंग के दरमियान क्या होता है बेटा, कई बार वहां पे एल्गी अवेलेबल हो जाती है, फंगी आ जाती है। कभी कभार आप सीमेंट वगैरह जब आप मिलाते हो या मसाला बनाते हो, तो जब आप ब्रिक्स के बीच में मोटर लगाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो ब्रिक्स हैं, इसके बीच में जब आप मोटर लगाते हो तो कई बार एक्सेस ऑफ मोटर यहाँ पे नेक्स्ट वाली जो ब्रिक्स होती है हमारी उसके ऊपर आ जाता है। तो ऐसी चीजों को क्लीन करना है, ऐसी चीजों को रिमूव करना है। कई बार ऑयल रहता है, कुछ और डर्ट रहती है, तो ऐसी चीजों को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आपको साफ सफाई करना है। इसे कहा जाता है सरफेस प्रिपरेशन। आपने अपना सरफेस तो क्लीन कर लिया, सीमेंट वगैरह सब हटा दिया, उसके बाद में जो सरफेस के ऊपर कई जगह पे होल्स वगैरह रहते हैं या क्रैक वगैरह आ जाती है ब्रिक्स वगैरह में, या झरी वगैरह जब हम मारते हैं तो ब्रिक्स में क्रैक रहती है, तो आपको उसको भी प्रॉपर फिल करना है। उसके बाद में आप क्या करोगे, सरफेस में आप करोगे वाटरिंग। वाटरिंग मतलब आप उसको अच्छे से पानी से तर कर दोगे, या बहुत सारा पानी पिलाते हो आप उसको अपनी वॉल को। तो उससे बेनिफिट क्या होता है बेटा, कि जब भी आप प्लास्टरिंग का फर्स्ट कोट या सेकंड कोट अपनी वॉल पे मारते हो, तो जो ब्रिक रहती है वो पानी एब्जॉर्ब करती है। तो आपने पहले ही ब्रिक वॉल को अच्छे से पानी से पिला देते हो, अच्छे से पानी दे देते हो, अच्छे से क्यूरिंग कर देते हो, तो उससे बोनस ये होता है कि आपको जो प्लास्टरिंग में जो वाटर रिक्वायर्ड है वो वहीं पर रहता है। वो वाटर सीमेंट रेशियो डिस्टर्ब नहीं होता है। अगर क्या होगा, आप अगर वॉल पे क्यूरिंग नहीं करोगे तो जो आपका सीमेंट प्लास्टर में जो वाटर है वो ब्रिक्स एब्जॉर्ब कर लेगी और आपकी प्लास्टरिंग प्रॉपर नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट वाला हमारा सेकंड टॉपिक, सेकंड आता है बॉन्डिंग एजेंट। अब बेटा ये जो बॉन्डिंग एजेंट्स है ये स्पेशली आपको कंक्रीट जगह पे लगाना पड़ेगा, कंक्रीट वर्क पे। क्योंकि कंक्रीट वर्क कई बार क्या करता है बेटा, सेम आपकी जो प्लास्टरिंग का मटेरियल रहता है उसको प्रॉपरली डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करता। तो ये क्या रहता है, एक हल्का सा लिक्विड सा वाटर रहता है जिसको आप कह सकते हो लिक्विड वाटर ऑफ सैंड एंड सीमेंट। ये आप पहले क्या करोगे, आप जो आपकी वॉल्स वगैरह है कंक्रीट वगैरह की, वहां पे आप अप्लाई करोगे। ठीक है, ये जो पार्ट है ये कंपलसरी नहीं है, इसके आगे लिखना है इफ नीडेड, अगर जरूरत है तो ही, क्योंकि बिना जरूरत के हमें कोई काम नहीं करना है। आफ्टर दैट थर्ड स्टेज आती है हमारी मेजर स्टेज, जो हम कहते हैं, जिसको थर्ड है हमारा फर्स्ट कोट ऑफ प्लास्टर, जिसे हम बेस कोट भी कहते हैं या फिर स्क्रैच कोड भी कहते हैं। अब बेटा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप अपना सीमेंट और सैंड का एक मिक्स बनाते हो या मोटर बनाते हो, या आपको जो कहना है वो कह लो। स्पेशली आप क्या करते हो, बेस कोट बनाते हो सीमेंट और सैंड का, और उसका रेशियो रहता है 1:4 का या फिर 1:6 का, या और डिफरेंट टाइप के भी बनते हैं, लेकिन हमारे जो स्पेशली स्टैंडर्ड सिलेबस में जो दिया हुआ है वो रहता है 1:4 एंड 1:6। अब ये 1:4 क्या है, 1 मतलब सीमेंट एंड 4 मतलब सैंड। सेम 1 पैन ऑफ सीमेंट, 1 यूनिट ऑफ 6 यूनिट ऑफ सैंड, इनका एक आप मिक्स बनाओगे, और उसके बाद में आप क्या करोगे, इसको वॉल के ऊपर अप्लाई करोगे। अब वॉल पे अप्लाई किए बाद में कितना अप्लाई करोगे, ऐसा नहीं है ना कि आप बस अप्लाई करते ही जा रहे हो करते ही जा रहे हो, इसकी एक प्रॉपर रेंज है। मेक श्योर आप लोगों को मैं जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा हूं, जैसे 1:4, 1:6, 6 डेज, 5 डेज, 10 डेज, ये चीजें पेपर में अच्छे से मेंशन करनी है। तो बेटा इसकी जो
थिकनेस रहती है वो रहती है 10 to 12 mm की थिकनेस। ओके, इसके बाद में आप क्या करोगे, अपनी वॉल को प्रॉपर तरीके से प्लेन कर लोगे विद द हेल्प ऑफ ट्रॉवेल्स की हेल्प से। आप क्या करोगे, पूरी की पूरी वॉल को प्लेन करोगे और उसके ऊपर कोई नोकीली चीज से स्क्रैच करोगे। अब स्क्रैच क्यों करते हैं, स्क्रैच इसलिए करते हैं बेटा कि जब उसके ऊपर नेक्स्ट कोट आप लगाओगे, मैंने क्या बोला है, फर्स्ट कोट, सेकंड कोट भी आता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर जगह बन जाए और एक प्रॉपर एडहेसिव बॉन्डिंग हो जाए फर्स्ट कोट में और सेकंड कोट में, इसीलिए। ठीक है, अब इसके बाद में आप क्या करोगे, ये हो गया, स्क्रैच हो गया, सब कुछ स्क्रैच वगैरह हो गया, आपने ट्रॉवल क्लीनिंग कर दिया, उसके अंदर स्क्रैच कर दिया। इसके बाद में आप अपने सरफेस को 24 आवर्स के लिए छोड़ दोगे। आफ्टर 24 आवर्स आप क्या करोगे, आप लगाओगे अपना फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप मतलब जिसको हम कहेंगे सेकेंड कोट, या ये कह लो कि जिसको हम कहेंगे हमारा फाइनल फिनिशिंग या फाइनल कोट या फिनिशिंग कोट। अब बेटा ये जो फिनिशिंग कोट है इसकी थिकनेस कितनी रहती है, इसकी थिकनेस रहती है 3 to 8 mm थिक। इसके बाद में आपने अप्लाई कर दिया, सेम वही प्रोसेस है कि आपने सीमेंट और सैंड का मिक्सचर बनाया, उसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई के बाद में उसको आप प्रॉपर ट्रॉवेल से पूरा का पूरा प्लेन करोगे, स्क्रैच नहीं करोगे। अब की बार लास्ट टाइम आपने स्क्रैच किया था, जिसके बाद में आपने उसके ऊपर सेकंड कोट लगा दिया, जो आपके लिए बोनस हो गया। उसके बाद में आप क्या करोगे, आप फिर से अपना पूरा का पूरा प्लेन ट्रॉवेल से प्लेन कर दोगे प्लास्टरिंग को। प्लास्टरिंग को प्लेन किए बाद में जो डेकोरेटिव मटेरियल्स वगैरह जो आपको करना है, जैसा भी आपको अप्लाई करना है आपको कर सकते हैं। क्या होगा बेटा, आपने अप्लाई कर दिया सेकंड कोट अप्लाई किया, सब कुछ हो गया। उसके बाद में आप चालू करोगे क्यूरिंग। लास्ट स्टेप जो रहेगी वो रहेगी हमारी क्यूरिंग की। फिफ्थ स्टेप हो गई हमारी क्यूरिंग। अब क्यूरिंग कितने दिनों की तक के चलेगी, क्यूरिंग चलेगी आपकी 5 to 7 डेज। तो ये है हमारा प्लास्टरिंग का प्रोसेस पूरा। अब आप लोगों के लिए मैं एक बार फिर से, जैसे मैंने ब्रिक्स में कंक्लूड किया था छोटा से पार्ट में, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं फटाफट। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा सरफेस प्रिपरेशन। सेकंड पार्ट है हमारा अप्लाइंग ऑफ बॉन्डिंग एजेंट्स। थर्ड पार्ट है हमारा फर्स्ट कोट। फिर आता है हमारा फोर्थ पार्ट सेकंड कोट, और लास्ट में आता है हमारा क्यूरिंग। चलो, सरफेस प्रिपरेशन के अंदर क्या करोगे, जो भी एक्सेसिव मटेरियल है आपके वॉल के ऊपर आप उसको क्लीन अप करोगे। लाइक एक्सेसिव मटेरियल में बहुत सारी चीजें आती है, कई बार डस्ट आती है, ऑयल आता है, और सीमेंट का एक्स्ट्रा का पेस्ट वगैरह आता है, या और कोई दूसरी चीजें रहती है जो आपके वॉल के ऊपर स्टक आउट रहती है, तो वो सब आप निकालोगे। आफ्टर दैट क्या करोगे, जो होल्स वगैरह रहते हैं उसको, या क्रैक्स वगैरह है उसको प्रॉपर फिलअप करोगे, या कुछ और पौधे वगैरह कई बार उग जाते हैं, या एल्गीज वगैरह रहती है तो उसको प्रॉपर क्लीन अप करोगे। ये हो गया आपका सरफेस प्रिपरेशन। फिर आप जाओगे, सरफेस प्रिपरेशन हुए बाद में आप उसको पूरा अच्छे से वाटरिंग करोगे। वाटरिंग मतलब क्यूरिंग करोगे। आफ्टर दैट आप जाओगे हमारे सेकंड स्टेप पे, जो कि रिक्वायर्ड है या नहीं है पहले चेक करेंगे इफ नीडेड। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये वाला हमारा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अप्लाइंग ऑफ बॉन्डिंग एजेंट। ये खास करके कहां रहेगा, ये कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में रहेगा, कंक्रीट वॉल्स वगैरह पे रहेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा बॉन्डिंग एजेंट इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, या बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सीमेंट और सैंड का लिक्विड हमारे वॉल के ऊपर पहले पेस्ट करते हैं। उसके बाद में हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट कोट। अब हमारा फर्स्ट कोट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। स्टार्टिंग पॉइंट में हम क्या करते हैं, कितने एमएम का रहता है थिकनेस रहती है इसकी 10 to 12 mm थिकनेस रहती है। ओके, इसके बाद में हम इसको कितने टाइम पहले हम इसको 10 to 12 mm की थिकनेस बना देते हैं। ठीक है, और मोटर का रेशो क्या रहता है बेटा, मोटर का रेशो रहता है 1:4 का या 1:6 का, जिसमें 1 जो है वो सीमेंट है, 4 जो है वो सैंड है, 1 जो है सीमेंट है, 6 जो है वो सैंड है।
इसके बाद में हमने अपना अप्लाई किए बाद में उसको ट्रॉवल से प्रॉपर प्लेन करते हैं, फिर उसको नेल्स वगैरह से या कोई नोकीली चीज से स्क्रैच कर देते हैं नेक्स्ट कोट की प्रॉपर एडिशन के लिए। फर्स्ट कोट होने के बाद में हम 24 आवर्स उसको छोड़ देते हैं। आफ्टर 24 आवर्स हम वापस आते हैं, हमारा सेकंड कोट लेते हैं। सेकंड कोट रहता है 3 to 8 mm का। इसके बाद में क्या होता है, हम वापस इसको पूरा क्लीन अप कर देते हैं। जो डेकोरेटिव पार्ट आपको करना है, कई लोग आजकल प्लास्टरिंग में कुछ डेकोरेशंस वगैरह देते हैं, तो आफ्टर प्लेनिंग द सरफेस आप उसके ऊपर थोड़ा बहुत क्लीन अप डेकोरेटिव पार्ट कर दोगे। पूरा हुए बाद में आफ्टर 1 डे या 6 डेज या आफ्टर 1 डे और हाफ डे, या जब तक वो जैसी वो सूख जाएगा, स्पेशली 24 आवर्स हम लेते हैं। आफ्टर 24 आवर्स आप उसको क्यूरिंग करोगे आप कितना बेटा, 5 to 7 डेज 5 to 7 डेज आप उसको 5 to 7 डेज क्यूरिंग करोगे, और ये प्रोसेस आपका प्लास्टरिंग का कंप्लीट हो गया। मैंने आपको जितने वर्ड्स बताए हैं, जितने तरीके से बताए, अगर आपने इसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। मैंने ब्रिक के अंदर एक बात बताना भूल गया कि आपको डायग्राम्स बनाना है, तो ब्रिक का आप डायग्राम कब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स में आप क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स में आप क्लैंप्स का डायग्राम बना सकते हो। कैसे बेटा, क्लैंप्स में आप कुछ इस तरह से 3 सपोर्ट बताओगे, एक प्लेटफॉर्म बताओगे, और उसके ऊपर हमारा ऐसा इंग्लिश बॉन्ड बता सकते हो। ओके, ऐसा कुछ तो भी आप डायग्राम बना के बता सकते हो। प्लास्टरिंग के अंदर आपके डायग्राम नहीं बनते हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं है प्लास्टरिंग का आप डायग्राम दिखाओ कॉलेज पेपर्स में। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। प्रोसेस ऑफ प्लास्टरिंग मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच।